एक लंबी फ्लाइट के बाद अपनी टांगे सीधी करने के लिए आप अपनी सीट बेल्ट हटाते हैं और खड़े हो जाते हैं। आप फ्रेश होने के लिए रेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हैं। अचानक आप हवा में होते हैं। सामान आपके इर्द गिर्द उड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि सब खत्म होने वाला है। आप जमीन से 30,000 फीट ऊपर हैं और जहाज क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले आप कुछ सोच पाते, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। 2001 की शुरुआत में 400 से ज्यादा लोगों के साथ एक विशालकाय बोइंग 747 टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। फ्लाइट बिना किसी रुकावट 39,000 फीट की ऊंचाई और कोस्टिंग स्पीड तक पहुंच जाती है और सब कुछ सामान्य रहता है। यात्रियों को खाना सर्व किया जाता है और सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा किसी आम फ्लाइट में होता है। उसी दिन कुछ समय पहले बुसान साउथ कोरिया और टोक्यो जापान के बीच चलने वाली एक जापानी फ्लाइट उड़ान भरती है। ये फ्लाइट छोटी थी और इसमें 250 लोग थे। ये भी लगभग 37,000 फीट पर कोस्टिंग शुरू करती है। ये दोनों जहाज एक ही उड़ान मार्ग पर एक दूसरे से सिर्फ 2,000 फीट दूर होते हैं। ये होता है कि ये दोनों जहाज जापानी होन्शु द्वीप पर एक दूसरे को पार करेंगे। ये दोनों इस इंटरसेक्शन के करीब होते हैं कि बोइंग 747 का पायलट देखता है कि उसका एंटी कोलिजन इंडिकेटर बंद हो गया है। उसे अंदेशा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हवाई ट्रैफिक कंट्रोल का कोऑर्डिनेशन मॉडर्न एयर ट्रैवल के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हर फ्लाइट को मॉनिटर किया जाता है और कुछ भी गलत होने पर पायलट्स को सलाह दी जाती है। हवाई ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा लब्बो-लुभाव इस बात को लेकर है कि फ्लाइट को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए कि कोई टक्कर ना हो। हर मॉडर्न प्लेन में कोलिजन मॉनिटर लगे होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एंटी कोलिजन इंडिकेटर बजा तो एक 26 साल का ट्रेनी हिदेरी हचितानी कंट्रोल टावर में रडार के आगे बैठा था और दोनों उड़ानों पर नजर रख रहा था। 10 से ज्यादा जहाजों पर नजर रखते रखते वो थक चुका था। इस बात पर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि वो बिना देखरेख के खुद ये सब करने के लिए सर्टिफाइड भी नहीं था। जब उसे महसूस हुआ कि टक्कर हो सकती है तो वो तेजी से इस हादसे को रोकने के लिए भागा। उसने जल्दी से 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही बुसान की फ्लाइट से संपर्क किया और जहाज को नीचे ले जाने का निर्देश दिया ताकि दोनों जहाजों के बीच एक बड़ा गैप बन सके। हड़बड़ी में हचितानी से एक बड़ी चूक हो गई। उसने गलत जहाज को अपनी ऊंचाई कम करने के निर्देश दे दिए। बोइंग 747 के बजाय उसने दूसरे जहाज को ऊंचाई कम करने के निर्देश दे दिए। पायलट ने उसके निर्देशों को फॉलो किया और वो जहाज को 39,000 फीट से 37,000 फीट पर ले आया, ठीक वही ऊंचाई जिस पर 747 था। दोनों जहाज 500 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे से टकराने वाले थे। हचितानी डर गया जब उसने देखा कि बुसान की फ्लाइट की ऊंचाई कम नहीं हुई। उसने तेजी से जहाज को दाएं मुड़ने का निर्देश दिया। पायलट उसके निर्देशों को मानने में नाकाम रहा क्योंकि वो गलत जहाज को दिए गए थे। न जाने क्यों दाएं मुड़ने के निर्देश इस बार किसी भी जहाज तक नहीं पहुंचे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं हो पा रहा था और पायलट को अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। हचितानी को कंट्रोल पैनल के पीछे घबराता हुआ देखकर उसकी सुपरवाइजर भागकर वहां पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। उसने बुसान की फ्लाइट से संपर्क किया और ऊपर जाने के लिए कहा। हैरत की बात तो यह है कि उनके निर्देश उस फ्लाइट को गए जो उस दिन उड़ ही नहीं रही थी। दोनों जहाजों ने इन निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं। बोइंग के पायलट को अंदेशा था कि आसपास एक और जहाज है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भरोसा होने की वजह से उसे तसल्ली थी क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो निर्देश दे दिए गए होते। इस पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि क्रैश होने वाला है। फ्लाइट पर बैठे यात्रियों के लिए सब कुछ सामान्य था। वो जहाज में वो सब कर रहे होंगे जो आम फ्लाइट में होता है, जैसे नाश्ता करना, अपनी टांगे सीधी करना या फिर टॉयलेट के लिए लाइन में लगना। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो किसी दूसरे जहाज से टकराने वाले हैं। खुशकिस्मती से इसमें शामिल 600 लोगों में से पायलट मुश्किल हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेन्ड और कॉन्फिडेंट था। ऐसे हालात जिनमें अच्छे लोगों को पसीना आ जाए। पायलट ने अपने स्क्रीन के बाहर ऐसा कुछ देखा जो किसी भी पायलट को कभी नहीं देखना चाहिए। उसने देखा कि सामने से एक और जहाज सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है।
दिमाग को शांत रखते हुए अपनी सधी हुई नजरों के साथ बोइंग के पायलट ने टक्कर से कुछ वक्त पहले हत्थे को पकड़ा और जितना हो सकता था जहाज को उतना नीचे कर दिया। बोइंग दूसरे जहाज के ठीक नीचे से गुजर गया। सोचिए, आप एक पायलट हैं और अचानक आपके सामने आसमान की जगह जमीन आ जाती है। दोनों जहाजों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। इस आदमी ने उस दिन 600 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ये कहना सही नहीं होगा कि किसी को एक खरोंच तक भी नहीं आई। यात्री इस पूरी घटना से अनजान थे, इसलिए शायद ही किसी ने सीट बेल्ट लगाई होगी। वे शक्तिहीन थे क्योंकि दिशा में बदलाव ने उन्हें जहाज के अंदर की तरफ फेंक दिया था। अचानक से जहाज की इस हरकत की वजह से कई लोग इतनी तेजी से छत से टकराए जैसे किसी कार की टक्कर हो गई हो। हर असुरक्षित चीज और व्यक्ति हवा में फेंक दिए गए। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि जहाज जमीन से टकरा गया है। ये किसी तरह का चमत्कार ही था कि केवल 7 यात्री और 2 क्रू सदस्यों को गंभीर चोटें आई और बाकी को हल्की फुल्की। पायलट ने जहाज को वापस टोक्यो की तरफ मोड़ दिया ताकि सभी चोटिल लोगों का इलाज हो सके। मेडिकल टीम की फुर्ती और पायलट की तेज प्रतिक्रिया की वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी लोग बच गए। हर बार जब आप जहाज में उड़ते हैं तो आप एक धातु के नाजुक खोल में बैठकर 500 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में जा रहे होते हैं। आप जमीन से 6-7 मील ऊपर विशाल खतरनाक मोटरों से घिरे होते हैं। अगर जहाज हवा में खराब हो जाए तो क्या आपके बचने की कोई उम्मीद होगी? हडसन बे की लैंडिंग बताती है कि काबिल पायलट इन नामुमकिन लगने वाले हालातों का भी सामना कर सकते हैं। जनवरी 15, 2009 को फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना के लिए उड़ने को तैयार थी। पायलट चेस्ली सुलेनबर्गर पुराना जेट पायलट था जिसने 80 के दशक में कमर्शियल जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया था। आसमान साफ था और सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। ये एक सामान्य उड़ान थी जिसमें 155 यात्री सवार थे। तभी 1.5 मिनट की अवधि में कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही जहाज 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कैनेडियन गीज का एक झुंड उनसे आ टकराया। झुंड पूरे जहाज से टकराया, लेकिन कुछ गीज दोनों इंजनों में फंस गए। जब सुलेनबर्गर को महसूस हुआ कि इंजन फेल हो रहा है, उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। जवाब में बताया गया कि वो वापस एयरपोर्ट आकर लैंड करें, लेकिन उसे मालूम था कि ये नामुमकिन है। इंजन फेल थे और लैंड करने के लिए कोई साफ रनवे नहीं था। उसे खुद ही कुछ करना था ताकि जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाई जा सके। जहाज पर पूरी तरह से नियंत्रण न होने की वजह से वो जहाज को सामान्य ऊंचाई पर नहीं उड़ा पा रहा था। जहाज इतना नीचे उड़ा कि इसने जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज को सिर्फ 900 फीट की ऊंचाई पर पार किया। ब्रिज पर मौजूद लोग इतनी कम ऊंचाई पर जहाज को देखकर डर गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जहाज पर कितने बुरे हालात थे। 140 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जहाज के साथ सुलेनबर्गर ने देखा कि उनके सामने हडसन नदी है और उनके पास वहां लैंड कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब सुलेनबर्गर ने बताया वो क्या करने वाले हैं, तो कंट्रोल टावर पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रनवे पर लैंड करना दूसरी चीज है, लेकिन पायलटों को नदी पर लैंड कराने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सुलेनबर्गर को दिमाग को शांत रखते हुए नीचे की तरफ जाते हुए लैंड करने की योजना बनानी थी। उसने ये तय किया कि आगे के हिस्से की बजाय जहाज का पीछे का हिस्सा पहले पानी पर उतारा जाए। आगे के हिस्से के साथ लैंड करने से इंजन के साथ दिक्कत हो सकती थी, जिससे और ज्यादा नुकसान हो सकता था। आश्चर्यजनक रूप से जहाज टूटे बिना पानी की सतह पर आ गया। रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार वह सतह पर धीमी स्थिर रफ्तार पर पहुंच गए। दूर खड़े लोगों को लग रहा होगा कि ये धीरे चलने वाली कोई नाव है, हालांकि वो अभी भी सुरक्षित नहीं थे। लैंड करने के दबाव से जहाज के पीछे का एक दरवाजा खुल गया और फ्यूज लेग खराब हो गया। इसमें तेजी से पानी भरने लगा। लोग निकासी के लिए तैरने वाली स्लाइड्स की तरफ भागने लगे। एक फेरी तेजी से फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए आई, जो जहाज की पंखुड़ियों और तैरने वाली स्लाइड्स पर इंतजार कर रहे थे। सभी को नदी से टकराने की वजह से हल्की चोटें आई, लेकिन सभी बच गए। कैप्टन सुलेनबर्गर का नाम लगभग नामुमकिन हालातों में लोगों की जान बचाने के लिए इतिहास में अब तक के सबसे उल्लेखनीय पायलटों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। उनके इस कारनामे पर एक फिल्म भी बनी है।